हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में समझने वाले हैं। ये टॉपिक जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मेनली हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है एमकॉम में। इसके अलावा सीए में इंटर और यूजीसी नेट का अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग को ये वहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम लोग इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे हम लोग को मेनली दो वर्ड देखने के लिए मिल रहा है, एक तो कॉस्ट और जो सेकंड वर्ड है ये है कैपिटल। सबसे पहले हम लोग ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर कैपिटल वर्ड को हम लोग समझे, अभी कॉस्ट वर्ड को नहीं देख रहे हैं, सबसे पहले कैपिटल वर्ड को देखते हैं। कैपिटल जो टर्म है ये अगर हम लोग इसको समझें तो अकाउंट्स में कैपिटल का मीनिंग हम लोग ये समझते हैं कि जो ओनर का कंट्रीब्यूशन है, बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग यही कैपिटल का बात एफएम में करते हैं, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल का मीनिंग कुछ अलग है। मतलब यहाँ पर केवल ओनर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, ओनर्स का जो इन्वेस्टमेंट है, हम लोग केवल उसी को कैपिटल नहीं बोलते। यहाँ पे कैपिटल एफएम में जो हम लोग कैपिटल का मीनिंग समझते हैं ये होता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स। हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म फंड का जो भी सोर्सेस है सभी को हम लोग को कैपिटल ही बोलते हैं। सारे फंड को हम लोग कैपिटल ही बोलेंगे। जैसे हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड क्या हो सकता है, एक तो पहला हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके अलावे दूसरा जो हमारा फंड हो सकता है बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म फंड का जो सोर्स हो सकता है ये हो सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और तीसरा जो सोर्स ऑफ फंड है लॉन्ग टर्म, ये हमारे लिए है, ये हमारा होता है डेट। तो यहाँ पे कैपिटल कहने का मतलब केवल इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं, जो ओनर्स का कंट्रीब्यूशन है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों को केवल हम लोग वहाँ पे कैपिटल बोलते हैं। बट एफएम में कैपिटल का मीनिंग केवल शेयर कैपिटल से नहीं है। एफएम में कैपिटल का मीनिंग हो गया जो भी हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सभी को हम लोग यहाँ पे कैपिटल बोलते हैं। और इसीलिए यहाँ पे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अलावे डेट भी कवर हो जाता है। मतलब ये तीनों को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल ही बोलते हैं। तो ये यहाँ पे कैपिटल का कुछ मीनिंग था। दूसरा जो टर्म है ये है कॉस्ट। कॉस्ट जो टर्म है, अगर हम लोग कॉस्ट टर्म को देखें तो कॉस्ट मतलब बेसिकली हम लोग क्या समझते हैं कि अगर हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं या कोई सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, तो उसके लिए जो हम लोग को पे करना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई हम एक बुक परचेज किए और इस बुक को परचेज करने के लिए 200 पे कर रहे हैं, तो ये जो 200 है ना, ये हमारा कॉस्ट हो गया। किस चीज़ के लिए? ये जो बुक परचेज किए इसका। ठीक इसी तरह अगर हम रांची टू जमशेदपुर ट्रेवल कर रहे हैं, रांची टू जमशेदपुर ट्रेवल कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग को 500 अगर पे करना पड़ रहा है, तो ये जो 500 पेमेंट किए ना, ये हमारे लिए कॉस्ट हो गया। जो हम लोग रांची से जमशेदपुर ट्रेवल किए, बस का जो सर्विसेज लिए, उस सर्विस का कॉस्ट हो गया ये 500। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि कॉस्ट का मीनिंग क्या हुआ, जो कुछ हम लोग पे करते हैं, जो हमारा एक्सपेंस होता है, किस चीज़ के लिए, किसी सर्विस को कंज्यूम करने के लिए या गुड्स को परचेज करने करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। दूसरा टर्म था कैपिटल। कैपिटल मतलब हम लोग क्या समझे कि एफएम में कैपिटल कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब अब क्या हो जाएगा, कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग समझ लिए। दूसरा कैपिटल का मीनिंग क्या होता है ये भी हम लोग समझ लिए। अब अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को थोड़ा डिफाइन करने का कोशिश करें तो हम लोग कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है, उसके लिए जो कुछ हम लोग पे कर रहे हैं ना, वही हमारे बिजनेस के लिए कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर रहे हैं, हम हमारे बिजनेस में जो भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ
फाइनेंस है, जो भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है, उसके लिए उसको यूज करने के लिए हम जो कुछ भी पे कर रहे हैं, जो कुछ हमारा एक्सपेंस हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से राइट कर लेते हैं, अमाउंट पेड टू द to the provide to the provider of long term फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो प्रोवाइडर है, जो प्रोवाइड किया है, प्रोवाइडर जो है, उसको जो कुछ हम अमाउंट पे कर रहे हैं ना, वही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल का प्रोवाइडर है हमारे बिजनेस के लिए, मतलब जो कैपिटल हमारे बिजनेस में प्रोवाइड किया है, कैपिटल मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जो भी हमारे बिजनेस में कैपिटल का प्रोवाइडर है, वो जो रिटर्न हमसे एक्सपेक्ट करके रखा है ना, वही हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। उसके बाद ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब अभी हम लोग को ये समझ में आ चुका है, मोटे तौर पे हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या हो गया, कि हमारे बिजनेस में जो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, जो भी लॉन्ग टर्म फंड है, उसको यूज करने के लिए उसका जो प्रोवाइडर है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का जो प्रोवाइडर है, लॉन्ग टर्म फंड का जो प्रोवाइडर है, उसको जो कुछ हम लोग पेड कर रहे हैं, वही हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट करने का मतलब क्या हो गया, जो कुछ हम लोग उसको पे कर रहे हैं, ये चीज था हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग। अब इसके बाद आगे हम लोग को एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, जो हम लोन किसी से लिए, लोन अगर हम एक इसको ये मान रहे हैं कि लॉन्ग टर्म हमारे लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स अगर है, तो अगर हम लोन किसी से 10 इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं 2 लाख रुपए का, किसी से लोन कितने का लिए, 2 लाख रुपए का, और इसको हम एक ईयर में पेड कर दे रहे हैं 20,000 रुपये। तो ये जो 20,000 हम लोग उसको पेड कर रहे हैं, 20,000 हम लोग क्यों पेड करेंगे, एज ए इंटरेस्ट पेड करेंगे। यहाँ पे क्या एग्जांपल हम लोग लिए हैं कि लोन हम लोग ले चुके हैं किसी से 2 लाख का, और उसको हम लोग इंटरेस्ट कितना पेड कर रहे हैं, 20,000 पर एनम, ठीक है, पर ईयर हम लोग 20,000 पेड कर रहे हैं। तो ये जो 20,000 है ना, ये हमारे लिए कॉस्ट हो गया, किसका, इस लोन का, इस लोन का हमारे लिए कॉस्ट हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद आगे हम लोग को एक चीज और यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम किसी भी कहीं से अगर लोन लिए हैं 2 लाख का, उसके लिए हम उसको अगर 20,000 का इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, मतलब जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जहां पे हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बैंक से 2 लाख रुपए लोन ले लिए, अब लोन लेके तो हम लोग को रखना है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारा उस प्रोजेक्ट से ये एक्सपेक्टेशन होता है कि वो प्रोजेक्ट हमको 20,000 से ज़्यादा अर्न करके दे, उस प्रोजेक्ट से हम 20,000 से ज़्यादा अर्न करें। तो ये जो 20,000 से ज़्यादा अर्न करें, क्यों? क्योंकि 20,000 तो हमारा 2 लाख का कॉस्ट ही हो गया, जो हम कैपिटल लिए हैं, उसका कॉस्ट ही हमारा 20,000 है, उतना तो हमको पेड कर देना है, तो फिर बचेगा क्या? जो उससे ज़्यादा हमारा अर्न होगा। अगर मान लेते हैं किसी प्रोजेक्ट में हम ये इन्वेस्ट किए 20,000 2 लाख रुपए, तो वहाँ से हमको 30,000 रुपए रिटर्न आ रहा है। 30,000 जो रिटर्न आया, अब इसमें से 20,000 तो हम किसको पेड कर देना पड़ेगा? जो हमारा ये प्रोवाइडर ऑफ फंड है। मतलब जो लोन हम लोग मान लेते हैं, अगर इसको हम बैंक से लिए, तो ये बैंक को हम लोग को पेड कर देना पड़ेगा 20,000, और जो 10,000 बचा, वही हमारे लिए रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को और समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, ये मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है। मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक बार इसको राइट करते हैं फिर हम लोग समझेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ
रिटर्न फॉर एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए जो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, मतलब जो वो कैपिटल अपने बिजनेस में लाया है, उसका जो कॉस्ट आया ना, वो उसका मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है किस चीज से, जहां पर भी वो पैसा अपना इन्वेस्ट करे, फर्दर वो जहां पर भी इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि ये 2 लाख जो हम लोग बिजनेस में लाए हैं, जो भी हमारा कैपिटल है बिजनेस में, इसको तो रखना है नहीं कैश, इसको कहीं ना कहीं हम लोग फर्दर इन्वेस्ट करने वाले। तो जहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, वहां पे हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हम ये 2 लाख जहां पर भी लगाएं, कम से कम हमको 20,000 रुपए का रिटर्न वहां से चाहिए। तभी तो हम जो बैंक है जहां से ये लोन लिए, जो प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल है, उसको पे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये हमारा कहाँ कहाँ से आ सकता है। सोर्स सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बिजनेस में कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। तो इसके लिए जो सबसे हमारे पास मेनली 3 सोर्स होता है, मेजर 3 सोर्स होता है। पहला होता है डेट, पहला होता है डेट। दूसरा सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो होता है, ये हमारे लिए होता है प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर इशू करके हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म फाइनेंस ला सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड ला सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास सोर्स होता है, ये होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 3 मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग को पैसा चाहिए, तो मेनली ये 3 सोर्स है जहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ला सकते हैं। पहला क्या था, डेट। दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और तीसरा इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक। इसके बाद आगे हम लोग एक चीज ये समझते हैं कि यहाँ पे एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हम लोग कॉस्ट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जब अगर हमारे पास जो भी सोर्स ऑफ कैपिटल है, कैपिटल हम कहीं से भी लाए हो, कैपिटल कहने का मतलब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, हमारे बिजनेस में कैपिटल कहीं से भी आया हो, डेट से, प्रेफरेंस शेयर से, या इक्विटी शेयर कैपिटल से, तो वहाँ पे कॉस्ट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे किसी भी सोर्स का हम लोग कॉस्ट बताते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ये इस तरह से समझते हैं कि अगर हम कहीं से लोन लिए, किसी बैंक से लोन ले चुके हैं 10 लाख का, किसी बैंक से 10 लाख का लोन ले चुके हैं, और बैंक को ना हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, कितना, पर एनम हम लोग पेड कर दे रहे हैं 20,000। पर एनम हम लोग बैंक को कितना इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, 20,000। 20,000 का इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। अब अभी तक जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, उसमें हम लोग को ये पता चल चुका है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या हो गया। ये जो 20,000 हम पेड कर रहे हैं ना, यही हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। मतलब जो बैंक से हम लोन लिए हैं, ये बैंक लोन जो हमारा है, लोन फ्रॉम बैंक, जो बैंक से हम लोग 10 लाख का लोन लिए ना, उसके लिए जो एनुअली हम लोग को पे करना पड़ रहा है, कितना, 20,000 का जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, यही हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। बट यहाँ पे एक दो चीज हम लोग को ये समझना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मतलब राइट कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग एक्सप्रेस जो करते हैं ना, ये परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब ये हम लोग नहीं बोलते हैं कि 10 लाख का लोन जो लिए उसके लिए हमारा 20,000 का कॉस्ट आया। हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। 20,000 का जो इंटरेस्ट पेड किए हैं, डिवाइडेड बाय कितने का लोन लिए हैं, कितने का फंड बोरो किए हैं, 10 लाख का। तो ये हमारा जो परसेंटेज होगा, ये आ जाएगा 10%।
तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 20 लाख का हमारा सॉरी 20,000 का हमारा कॉस्ट है। हम लोग क्या बोलेंगे, 10% हमारा कॉस्ट है। किस चीज़ का, जो लोन हम बैंक से लिए हैं उसका कॉस्ट हमारा है 10%, ना कि 20,000। पहला बात तो ये। दूसरा बात, जो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे, जो हम लोग ये कॉस्ट एक्सप्रेस करते हैं ना, ये एनुअली करते हैं। 10% एनुअली, 10% जो हमारा ये कॉस्ट है ना, ये पर एनम है। ऐसा नहीं कि ये 20,000 एक साल पेड किए, दूसरे साल भी हम लोग को 20,000 पेड करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, हम लोग निकाल देंगे 40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये 40,000 कहाँ से आया, इसको इस तरह से समझते हैं। ये जो लोन था ना, हम बैंक से लिए थे 2021 में। 2021 में लोन लिए थे 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। तो हम 2021 के लिए कितना इंटरेस्ट पेड किए होंगे, 20,000। फिर इसी तरह से 2022 के लिए कितना इंटरेस्ट पेड करेंगे, फिर 20,000 रुपये। तो ये 40,000 को कंसिडर करके हम लोग कॉस्ट नहीं निकालेंगे। हम लोग जो कॉस्ट निकालते हैं ना, ये पर एनम निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग कॉस्ट कंसिडर करेंगे, जो इंटरेस्ट लेंगे, दिस शुड बी फॉर 1 ईयर। तो पहला चीज तो क्या हो गया कि हम लोग कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। दूसरा, ये किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, पर एनम, ठीक है। ये जो 20,000 है, ये मेरा 1 साल का इंटरेस्ट है, ना कि हम लोग यहाँ पे 2-3 साल का राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा इस लोन का, कि 1 साल में हम क्या इंटरेस्ट पेड किए, क्यों, क्योंकि हमारा 1 साल का इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग पर एनम एक्सप्रेस करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम लोग राइट करते हैं, ये पर एनम राइट करते हैं, इसीलिए हम लोग 1 साल का इंटरेस्ट लेंगे। कितना, तो 20,000, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज क्या हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इसको हम लोग परसेंटेज में राइट करते हैं। किसके परसेंट में, जितना का लोन लिए, लोन लोन का ये कितना परसेंट है। तो लोन हमारा कितना है, 10 लाख का। तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कितना हो गया, 10% पर एनम। 10% पर एनम हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। ये जो लोन हम लोग बैंक से लिए हैं, जो लोन फ्रॉम बैंक हमारा था ना 10 लाख का, इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, 10% पर एनम। कहने का मतलब ये हो गया कि जो बैंक से हम 10 लाख का लोन लिए ना, उसके कारण उसका हम लोग को 10% पर एनम इंटरेस्ट पेड कर देना पड़ता है। वो हमारा कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किस कैपिटल के लिए, जो हमारा लोन फ्रॉम बैंक है। तो इस तरह से हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होगा, ठीक। अभी तक हम लोग क्या समझ लिए हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली है क्या, जहां से हम, जो हमारा कैपिटल जो हमारे बिजनेस में है, उसके लिए जो हमारा एक्सपेंस हो रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली है क्या, जो हमारा एक्सपेंस हो रहा है उस कैपिटल को बोरो करने के लिए, और जो हम लोन लिए दोनों का रेशियो बेसिकली। ये क्या है, वही चीज तो है, इंटरेस्ट और हमारा ये जो लोन लिए दोनों का रेशियो है। दोनों का रेशियो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10% पर एनम आ जाएगा। तो मेनली हम लोग को यहाँ पे क्या समझना है ना, कि किसी भी सोर्स कहने का मतलब कोई भी कैपिटल का जो सोर्स है, ठीक है, उसका अगर हम लोग को कॉस्ट निकालना है, तो मेनली हम लोग को दो चीज चाहिए। पहला तो ये कि पर एनम हम लोग क्या पेड कर रहे हैं, पर एनम पेमेंट टू द प्रोवाइडर ऑफ फंड। जो फंड का प्रोवाइडर है, उसको हम लोग पर एनम क्या पेड कर रहे हैं, पहला एक ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। और दूसरा इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्या चाहिए, कि कितना उससे नेट प्रोसीड्स हुआ है, ठीक है। नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स कहने का मतलब हो गया कितना हमको पैसा मिला है उस सोर्स ऑफ, उस प्रोवाइडर से, उस प्रोवाइडर ऑफ फंड से कितने का पैसा मिला है, ठीक है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन मेनली हम लोग को चाहिए, जिससे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। पर एनम पेमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग को पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो निकलता है, ये पर एनम निकलता है, ना कि पूरे टाइम के लिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा होता है, ये पर एनम होता है। दूसरा क्या चाहिए हम लोग को, नेट प्रोसीड्स। ये क्यों चाहिए, क्योंकि यही दोनों का जो रेशियो होता है ना, वही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ये चीज अभी तक हम लोग को समझ में आ चुका है। अब आगे जो हम लोग ऊपर अभी समझे थे कि हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स क्या है, एक डेट है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तीसरा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये तीनों सोर्सेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, ये चीज अभी हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है, उसको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, कि डेट का कॉस्ट हमारा कैसे निकलेगा। कॉस्ट ऑफ डेट,
यहाँ पे जो डेट होता है ना, ये दो तरह का हो सकता है। डेट जो है इसको हम लोग एफएम के प्रोस्पेक्टिव से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आता है पहला जो आता है ये हमारा है ई रिडीमेबल। ई रिडीमेबल। और दूसरा जो होता है ये होता है रिडीमेबल। जो हमारे बिजनेस में डेट है इसको मेनली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला ई रिडीमेबल, दूसरा रिडीमेबल। ठीक है, रिडीमेबल डेट। अब ये दोनों होता है क्या, इसको समझते हैं। ई रिडीमेबल कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम डेट लिए हैं ना उसको ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी रिडम्पशन नहीं करना है, रीपेमेंट नहीं करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी बैंक से हम लोन ले चुके हैं 10 लाख का, 10 लाख 20 लाख जो भी है, ठीक है, 10 लाख का या 20 लाख का जो भी है, ठीक है, ये हम लोग कब तक पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक कंपनी चलेगा। मतलब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस, वी डोंट हैव टू रीपे दिस अमाउंट टू द प्रोवाइडर ऑफ फंड। ये पेमेंट हम लोग को रीपेमेंट नहीं करना है, उसको रिफंड नहीं करना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिडीमेबल डेट। दूसरा होता है रिडीमेबल डेट। इसमें क्या होता है, इसका जो हम लोन, हम ओरिजिनल लोन लिए, जैसे समझते हैं इसको कि अगर हम डिबेंचर 20 लाख का इशू कर दिए, अगर 20 लाख का हम डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर भी हमारा एक टाइप का डेट हो गया, ठीक है। तो जो 20 लाख का डिबेंचर इशू किए, अगर इसका रिडम्पशन करना है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल मतलब जिसका रिडीम होना है, इरिडीमेबल जिसका रिडीम नहीं होना है। तो ये दो चीज था, इरिडीमेबल डेट और दूसरा रिडीमेबल डेट। इरिडीमेबल डेट कहने का मतलब क्या हो गया, जिसका ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी रिडम्पशन नहीं करना है, रीपेमेंट नहीं करना है। और रिडीमेबल में क्या था, जिसका रिडम्पशन हो जाएगा, जिसका रीपेमेंट हो जाएगा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी। एग्जाम्पल किस तरह से समझें कि अगर कोई डिबेंचर हम 20 लाख का ले चुके हैं और इसका 5 साल में रिडम्पशन करना है, 5 साल में रिडम्पशन करना है, तो ये हमारा रिडीमेबल डेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रिडम्पशन हो जा रहा है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी। और इरिडीमेबल में क्या होता, अगर ये डेट डिबेंचर हम 20 लाख का लिए हुए होते, तो इसको हम लोग को रीपेमेंट करना ही नहीं है, मतलब इसका रिडम्पशन करना ही नहीं। कब तक, जब तक कंपनी चलेगा, तब तक हम लोग को रीपेमेंट नहीं करना था। तो ये दो टाइप का हमारे पास डेट हो सकता है, एक इरिडीमेबल, दूसरा रिडीमेबल। ये दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग राइट कर लेते हैं। इरिडीमेबल में क्या हो गया, नॉट redeemable during the life of company। मतलब जिसका रीपेमेंट नहीं होना है, नो रीपेमेंट, नो रीपेमेंट, ठीक है, जिसका रीपेमेंट नहीं होना है। रिडीमेबल में हम लोग क्या समझे, रिडीमेबल डेट किसको बोलेंगे, रिडीमेबल जो है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी। रिडीमेबल, रिडीमेबल या तो जिसका रिडम्पशन होना है, रिडम्पशन विल बी आफ्टर अ सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम, कुछ निश्चित समय के बाद जिसका रिडम्पशन हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल डेट। तो अभी दो चीज हम लोग समझ चुके हैं, ई रिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट। अभी कॉस्ट ऑफ डेट में सबसे पहले हम लोग ई रिडीमेबल डेट जो होता है ना, उसका हम लोग कैसे कॉस्ट निकालेंगे, ये चीज पहले समझ लेते हैं। ई रिडीमेबल डेट का हम लोग को समझना है पहले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर भी अभी हम लोग क्या समझ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, कि जिस भी सोर्स ऑफ
फंड का हम लोग को कॉस्ट निकालना है ना, उसका 2 इन्फॉर्मेशन मेनली हम लोग को चाहिए। उसका परसेंटेज निकाल देंगे, बस वही हमारे लिए कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग को कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है ना, तो क्या चाहिए? एक तो हमारा जो पेड कर रहे हैं उसको पर एनम, तो यहाँ पे क्या पेड करेंगे? पर एनम इंटरेस्ट। इसको डिवाइड किससे करेंगे? नेट प्रोसीड से। हमारा फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होना चाहिए। बट यहाँ पे हम लोग एक चीज का एडजस्टमेंट करते हैं, 1 - t। ये क्या होता है इसको एक बार अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट का जो फॉर्मूला होगा, इरिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला वो ये हो जाता है, एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स। यहाँ पे क्या हो गया? आई आई इंटरेस्ट जिसको लिखें, ये हमारा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर एनम। और दूसरा क्या है? एनपी, एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स। टी मतलब टैक्स रेट, टैक्स रेट। टैक्स रेट जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, वो डेसिमल में लिखेंगे। जैसे अगर किसी कंपनी का टैक्स रेट 20% है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 20% को ऐसे लिख सकते हैं 0.2। 40% टैक्स रेट, इसका मतलब 0.4। 50% टैक्स रेट मतलब 0.5। ठीक है, इस तरह से हम लोग को यहाँ पे लिखना है। ये जो हम लोग अभी टी राइट किए ना, यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको राइट करेंगे। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला कैसे है? अभी तक तो हम लोग क्या समझे थे कि कॉस्ट ऑफ डेट अगर निकालना है, तो जो हम लोग को समझ में आया था वो ये था कि इंटरेस्ट होना चाहिए और दूसरा नेट प्रोसीड्स इनटू 100। इसी से निकल जाना चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग तो अभी यही समझे हैं कि दो चीज का रेशियो निकालना है, कितना हम लोग एनुअली पेड कर रहे हैं और दूसरा कितना अमाउंट हमारे पास आया है उस सोर्स ऑफ फंड से। वो दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो हमारा ये कॉस्ट ऑफ डेट निकल जाना चाहिए। हम लोग ये चीज समझे थे, बट एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है। ये क्यों होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है जिसको हम हाईलाइट किए, बगल में जो राइट किए ना वो फॉर्मूला नहीं होता है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करने वाले। ये 1 - t क्यों होता है ना, इसको एक बार हम लोग समझते हैं। ये बेसिकली होता क्या ना, जो इंटरेस्ट हम लोग पेड करते हैं, जो इंटरेस्ट पेड करते हैं ना, उतने का हम लोग को टैक्स रिलीफ मिल जाता है। उस अमाउंट पे हम लोग को टैक्स रिलीफ मिल जाता है, जिसको यहाँ पे हम लोग बेसिकली एडजस्ट करते हैं। क्या होता है इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो कंपनी है, एक है ए लिमिटेड और दूसरा है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का जो ईबीआईटी है, ए लिमिटेड का डेट कुछ नहीं है, इसके पास डेट 0 है। बी लिमिटेड जो है इसका डेट है, इसके पास डेट है 10% डिवेंचर्स है इसका 1 लाख का। 10% डिवेंचर है इसका 1 लाख का। ईबीआईटी जो है दोनों कंपनी का 1-1 लाख रुपए है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों कंपनी का कितना है? 1-1 लाख का। इसमें से हम लोग लेस क्या करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ए लिमिटेड में तो कुछ होगा नहीं क्योंकि डेट यहाँ पे कुछ है नहीं। बी लिमिटेड में इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट यहाँ पे लेस होगा। कितना हो जाएगा? 10% डिवेंचर है कितने का? 1 लाख का। 10% डिवेंचर 1 लाख का है, मतलब 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का हम लोग को इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों को लेस करने के बाद क्या निकलेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट लेस हो गया, बस टैक्स बचा। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए, यहाँ पे 90,000 रुपये। फिर हम लोग लेस करेंगे टैक्स का अमाउंट। टैक्स का अमाउंट अभी यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं, टैक्स जो लग रहा है ना ये एट द रेट 40% है। 40% के रेट से हम लोग टैक्स पेड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कंपनी है इस पर 40% का टैक्स स्लैब अप्लीकेबल है। तो ये टैक्स कितना पेड कर देगा? 40,000। और यहाँ पे टैक्स कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36,000। यहाँ पे हो गया 60,000, यहाँ पे हो गया 5 3 8 54,000। ये हमारा क्या हो गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। इससे हम लोग समझने क्या वाले हैं ना, ये चीज पहले एक बार समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ दोनों एग्जाम्पल में क्या देखें, ए लिमिटेड जो था और बी लिमिटेड जो था, ये दोनों का अर्निंग सेम था, दोनों 1-1 लाख रुपए ही अर्न किया।
ए लिमिटेड भी 1 लाख, बी लिमिटेड भी 1 लाख। बट ए लिमिटेड फिर क्या किया, उसमें कोई इंटरेस्ट पेड नहीं कर रहा है। बी लिमिटेड क्या किया, 10,000 का इंटरेस्ट पेड कर दे रहा है। अब अगर बी लिमिटेड 10,000 का इंटरेस्ट पेड कर दे रहा है तो फाइनली होना क्या चाहिए, बी लिमिटेड का 10,000 इनकम कम होना चाहिए किससे, ए लिमिटेड से, क्योंकि ए लिमिटेड 10,000 का इंटरेस्ट यहाँ पे पेड नहीं कर रहा है, बट बी लिमिटेड क्या कर रहा है, 10,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट पेड कर रहा है, जिसके कारण हमारा फाइनल इनकम में 10,000 का डिफरेंस होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, इनकम में डिफरेंस जो है ना, ये 6,000 का ये डिफरेंस 6,000 का ही है। तो 4,000 कहाँ चला गया, ये चीज़ बेसिकली हम लोग को समझना है। ये 4,000 बेसिकली हुआ क्या कि ये जो बी लिमिटेड 10,000 का इंटरेस्ट पेड किया ना, जिसके कारण इसका 4,000 का टैक्स सेव हो जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट अब इसका 90,000 ही बचा। तो उस पे 90,000 पे इसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 36,000 का। तो यहाँ पे जो उसका 4,000 का सेव हो जा रहा है ना, जिसके कारण फाइनली क्या हो रहा है, इसका प्रॉफिट 10,000 से ना घट के 6,000 से घट रहा है। यहाँ पे क्योंकि इसको टैक्स कितना 4,000 कम पेड करना पड़ा इन कंपेयर टू ए लिमिटेड, तो ये जो 4,000 का बेनिफिट हुआ ना, ये फाइनली इसका इनकम पे दिख रहा है। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, इसका इनकम जो है ना बी लिमिटेड का, ये 10,000 कम ना होके केवल 6,000 कम है। क्यों, क्योंकि 4,000 का इसका टैक्स बच गया। तो फाइनली हुआ क्या, यहाँ पे अगर हम लोग को ये समझना है कि अगर हम डिबेंचर इशू कर देते हैं, अगर डिबेंचर इशू कर दे रहे हैं, तो हम लोग बी लिमिटेड को कितना पेड करना पड़ रहा था, 10,000, ठीक है। बट अगर नेट में हम लोग देखें ना, तो इसको 10,000 पेड नहीं करना पड़ रहा है, नेट में इसको 6,000 ही पेड करना पड़ रहा है। क्यों, ये 10,000 तो जरूर पेड कर रहा है, बट उसके कारण इसका 4,000 का टैक्स भी सेव हो जा रहा है। बी लिमिटेड का क्या हो रहा है, 10,000 जो इंटरेस्ट पेड किया, उसी के कारण इसका 4,000 का टैक्स भी सेव हो गया, जिसके कारण हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा जो लोन का प्रोवाइडर था, उसको हम 10,000 ना पेड करके 6,000 पेड किए। पेड उसको 10,000 किए, बट हम अपना कॉस्ट में 6,000 रुपये लेंगे, ठीक है। तो इसी के कारण हम लोग यहाँ क्या करते हैं ना, केवल इंटरेस्ट का अमाउंट जो होता है, इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट हम लोग कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला इस तरह से हो जाता है, कॉस्ट ऑफ डेट। अभी तक हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझे थे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। इसमें हम लोग ये समझे कि जो हम लोग अमाउंट पेड करते हैं ना लॉन्ग टर्म फाइनेंस के प्रोवाइडर को, जहाँ से हमारे बिजनेस में कैपिटल आया, कैपिटल कहने का मतलब क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट, जो भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारे बिजनेस में। तो जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का प्रोवाइडर है, उसको जो कुछ हम लोग पेड करते हैं ना, वही हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। हम लोग ये चीज़ समझे थे। उसके बाद आगे ये समझे थे कि जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स हो सकता है, ये मेनली 3 सोर्स हो सकता है, डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और तीसरा इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद हम लोग ये आगे समझे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर निकालना रहा तो मेनली हम लोग को 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। किसी भी सोर्स का अगर हम लोग को कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है तो उसका बस 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहला तो ये कि पर एनम हम उस प्रोवाइडर ऑफ फंड को क्या पेमेंट कर रहे हैं, दूसरा नेट प्रोसीड्स क्या आ रहा है, ये चीज़ हम लोग समझे थे। उसके बाद कॉस्ट को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, परसेंटेज में, और ये पर एनम हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। आगे फिर हम लोग अभी ये देखें कि जो हम अगर कॉस्ट ऑफ डेट जब हम लोग निकालने के लिए स्टार्ट किए, तो हम लोग को ये पता चला कि डेट जो होता है ये 2 तरह का होता है, एक ई रिडीमेबल, दूसरा रिडीमेबल। ई रिडीमेबल कहने का मतलब क्या हो गया, उस टाइप का डेट जिसका ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी रीपेमेंट नहीं होना है, रिडम्पशन नहीं होना है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ई रिडीमेबल, और दूसरा रिडीमेबल। ई रिडीमेबल का कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये चीज़ अभी हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक समझ चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट जो निकलेगा ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का, वो इस तरह से निकलेगा। ऊपर में हम लोग क्या लिख रहे हैं कि उस ऊपर में अगर हम लोग अच्छे तरह से देखें, एक बार यहाँ पे ध्यान से अगर समझें, तो ये बेसिकली ऊपर में लिखा हुआ क्या है कि जो हम ड्यूरिंग द इस फंड को मतलब जो हम डेट हायर किए हैं, बोरो किए हैं, डेट जो हम अपने बिजनेस में लिए हैं, उसके लिए हमको कितने का कॉस्ट आ रहा है, कितना हम लोग को पेड करना पड़ रहा है। तो हम इंटरेस्ट में क्या कर रहे हैं, टैक्स जो सेव हो रहा है उसको एडजस्ट करके जो हमारा नेट अमाउंट आ रहा है उसको हम लोग ले रहे हैं, और दूसरा फिर क्या कर रहे हैं, जो हमारा नेट प्रोसीड्स है उस अमाउंट को ले रहे हैं, और दोनों का रेशियो निकालें, वही हमारे लिए क्या हो जा रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, इस वीडियो में अभी हम लोग इसको यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो ये रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डेट रहा उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझेंगे, और प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक इक्विटी शेयर से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि तीनों एक वीडियो में ये तीन फिर से जो दोनों बचा हुआ चीज़ वो कवर करना थोड़ा मुश्किल